तो वीडियो शुरू करने से पहले हेलमेट द फोरसेकंड चाइल्ड मानवा को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। चैप्टर 133 सीरीज के लेटेस्ट चैप्टर के एंड पर एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिस दिया गया था जो 17 ऑफ मई को रिलीज हुआ था। मानवा के ऑफिशियल प्रोडक्शन स्टूडियो ने अनाउंस किया है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज आ गए हैं जिस वजह से उनका रिलीज शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। इसी रीजन की वजह से मानवा फिलहाल टेम्परेरी हाइटस में यानी एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहा है। स्टूडियो ने एश्योर किया है कि वो जल्दी से जल्दी सीरियलाइजेशन को रेज्यूम करने की पूरी कोशिश करेंगे और बेटर क्वालिटी के साथ वापस आएंगे, लेकिन अभी तक कमबैक की कोई ऑफिशियल कंफर्म डेट अनाउंस नहीं करी गई है। लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा विल डेफिनेटली लेट यू नो। अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीजन 4 की शुरुआत वहां से होती है जहां हेलमेट आलिया और ल्यूमन प्रिस्ट की भयानक फाइट हुई थी। आलिया की दादी हेग बैटल सीन पर पहुंचती है और वहां के मैजिक ट्रेसेस को स्कैन करती है। वो होलोग्राफिक फिगर्स के जरिए पूरी सिचुएशन को देखती है और रियलाइज करती है कि आलिया ने सबूत मिटाने की कोशिश करी थी, पर ट्रेसेस अभी भी बचे हैं जिसे टेम्पल को सब कुछ पता चल सकता है। एक स्कैन करते वक्त हेलमेट के अंदर की सीड ऑफ डार्कनेस को सेंस कर लेती है। वो हैरान है कि हेलमेट इतनी डेंस डिमोनिक एनर्जी के साथ वाइस प्रिस्ट से लड़ा और अपनी जान रिस्क पर डालकर आलिया को बचाया। हेग को हेलमेट का ये सेल्फलेस नेचर पसंद आता है और वो कहती है कि भले ही वो बुरा होता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता जब तक वो आलिया को नुकसान नहीं पहुंचाता। हेक अपनी मैसिव माना बस्ट करती है और हेलमेट और आलिया के सारे ट्रेसेस मिटाकर वहां सिर्फ अपनी माना छोड़ देती है। अगले दिन एकेडमी में आलिया की हालत खराब है। वो इतनी फ्लस्ट्रेड और नर्वस है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो हेलमेट से नॉर्मल कैसे बिहेव करे। हेलमेट जब उससे असाइनमेंट के बारे में बात करने आता है तो आलिया ब्लशिंग करते हुए अजीब से बिहेव करने लगती है। सिचुएशन तब और इंटेंस हो जाती है जब हेलमेट अचानक आलिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पहले खाना खाते हैं। आलिया के लिए ये एक फिनिशिंग ब्लो था। वो पूरे दिन के लिए आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। दोस्त आसुका और सियान नोटिस करते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ अजीब चल रहा है। सियान जो काफ़ी मिस्चीवियस है आलिया को टीस करता है कि वो दोनों आज इतने क्लोज क्यों है। जब हेलमेट अचानक वहां से चला जाता है तो आसुका और सियान को लगता है कि शायद इनका झगड़ा हुआ है, पर जब वो आलिया से ज़्यादा सवाल पूछते हैं तो आलिया इतनी भयानक किलिंग इंटेंट दिखाती है कि दोनों की बोलती बंद हो जाती है। सियान को अब पक्का शक हो गया है कि इन दोनों के बीच कोई बड़ा राज छुपा है। रात को एकेडमी के डीन और हेक के बीच कम्युनिकेशन स्टोन से बात होती है। डीन गुस्से में है क्योंकि हेक ने वाइस प्रिस्ट को मार दिया है और अब उन्हें इसका कवर अप करना पड़ेगा। हेक शांति से कहती है कि उस प्रिस्ट ने आलिया की आइडेंटिटी जान ली थी, इसलिए उसे मारना ज़रूरी था। वो डीन को ऑर्डर देती है कि वो कोई सॉलिड एलिबी बनाए ताकि टेम्पल एकेडमी पर शक ना करे। हेक को पता है कि उन्होंने सीन तो साफ कर दिया है, पर उन्हें एक बात की चिंता है, रोमांस। आलिया की असली अपीयरेंस एज अ गर्ल को छुपाने के लिए किसी के साथ इमोशनल होना बहुत बड़ा खतरा है। हेक को डर है कि आलिया अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जबकि एकेडमी में सियान की तेज नजरें पहले से ही उन दोनों पर टिक चुकी है। असाइनमेंट खत्म होती है, एकेडमी में एग्जाम पीरियड शुरू हो जाता है। हेलमेट, आलिया, आसुका और सियान लाइब्रेरी में पढ़ाई करने बैठते हैं, पर माहौल काफी ऑकवर्ड है। आलिया ने हेलमेट को पहले ही समझा दिया था कि उनका राज छुपाने के लिए उन्हें सबके सामने झगड़ने का नाटक करना होगा ताकि लोग उन्हें क्लोज ना समझें। आलिया लाइब्रेरी में काफी गुस्से में बिहेव करती है और सियान को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन सियान इतना बेवकूफ नहीं है। वो नोटिस करता है कि हेलमेट ने एक नया ब्रेसलेट पहना है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सियान को याद आता है कि पिछले हफ्ते उसने आलिया को एक ज्वेलरी शॉप में देखा था। उसे पूरा शक हो जाता है कि ये ब्रेसलेट आलिया ने ही हेलमेट के लिए खरीदा है और असाइनमेंट के वक्त उन दोनों के बीच पक्का कुछ बड़ा हुआ है। आलिया सियान की तेज नज़रों से बचने के लिए वहां से निकल जाती है और हेलमेट भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। रात को डॉर्मेटरी में आलिया और हेलमेट अकेले मिलते हैं। आलिया हेलमेट के ब्रेसलेट में अपनी माना इंसर्ट करती है ताकि हेलमेट की सीड ऑफ डार्कनेस कंट्रोल में रहे। हेलमेट उसे थैंक यू बोलता है, जिसे आलिया एक बार फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। दोनों को एहसास होता है कि सियान उन पर नज़र रख रहा है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ कोई तीसरा ना हो। आलिया हेलमेट को हॉलीडे पर एक सीक्रेट जगह ले जाने का प्लान बनाती है। हॉलीडे वाले दिन सियान और आसुका फिर से उन्हें घेर लेते हैं। सियान उन्हें साथ में हैंग आउट करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर आलिया और हेलमेट दोनों मना कर देते हैं कि उनके अलग अलग प्लान्स हैं। सियान का शक तब कंफर्म हो जाता है जब दोनों अलग अलग प्लान्स का बहाना बनाते हैं, पर उनका बिहेवियर एक जैसा होता है। सियान दिमाग लगाता है कि ये दोनों पक्का कहीं सेपरेटली मिल रहे हैं। इसी बीच आसुका एक बड़ी न्यूज़ शेयर करता है। अगले हफ्ते से सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव स्वॉर्डमैनशिप टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। पहले टेम्पल ने बेडन सिटी को इसमें पार्टिसिपेट करने से रोका था, पर बेसोर किंगडम में पॉलिटिकल बदलाव की वजह से
टेम्पल की पावर खत्म हो गई है। अब टेम्पल डेस्परेटली नए एलाइज ढूंढ रहा है और इसी वजह से उन्होंने बेडेन के स्टूडेंट्स को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को इजाज़त दे दी है। हेलमेट और आलिया के टूर्नामेंट की न्यूज़ सुनकर थोड़े सीरियस हो जाते हैं। आखिर में वीकेंड पर आलिया और हेलमेट एक जंगल में मिलते हैं। आलिया एक मैजिक स्क्रोल का यूज़ करके लैम्पियन डंजन का एंट्रेंस वहां समन करती है ताकि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक के बिना वहां जा सके। आलिया कहती है यहाँ सच्ची में सिर्फ हम दोनों ही होंगे। दोनों डंजन के अंदर एंटर करते हैं पर वो एक बड़े खतरे से अनजान है। सियान ने उनका पीछा करने के लिए एक ब्लैक स्पिरिट उन पर छोड़ दिया है जो उनकी परछाई में छुपकर उनके साथ डंजन के अंदर चला जाता है। आलिया और हेलमेट लैम्पियन डंजन के अंदर एंटर करते हैं। आलिया हैरान है कि पिछली फाइट के वक्त ये डंजन कोलैप्स हो रहा था पर अब ये परफेक्टली स्टेबल है। हेलमेट सवाल करता है कि क्या कोलैप्स रुक गया है। आलिया समझती है कि एक डंजन अपने मास्टर से माना लेता है और जब मास्टर लैम्पियन मारा गया तो माना सप्लाई रुकने की वजह से ये टूटने लगा था। पर अब इसका स्टेबल होना एक ही बात की तरफ इशारा करता है, डंजन को एक नया मास्टर मिल गया है। तभी आलिया एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अनाउंस करती है, वेलकम, ये मेरा डंजन है। आलिया ने अपनी माना यूज करके कोलैप्स को रोक दिया है। वो एक रूम दिखाती है जो उसने अपनी पसंद के हिसाब से डेकोरेट किया है। वहाँ बॉनफायर, सोफास और ढेरों बुक्स। हेलमेट नोटिस करता है कि ये जगह आलिया के टेस्ट के हिसाब से बनी है और वो इसे याद रखेगा ताकि फ्यूचर में आलिया को कोई गिफ्ट दे सके। आलिया कहती है ये उनका सीक्रेट हाइड आउट है, जहाँ वो बाहर की नज़रों से बचकर अकेले में बात कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आलिया अभी सिर्फ माना सप्लाई कर रही है। डंजन ने उसे पूरी तरह से अपना मास्टर रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसलिए उन्हें डंजन की गहराइयों में जाना होगा, खास करके लैम्पियंस लाइब्रेरी में, जहाँ आर्च मेज की सारी नॉलेज और डंजन की ब्लूप्रिंट्स छुपे हैं। पुराना रास्ता तबाह हो चुका है, इसलिए उन्हें नया रास्ता ढूंढना होगा। आलिया दिमाग लगाती है कि लैम्पियन गोलेम मेकिंग में एक्सपर्ट था, इसलिए जहाँ ज़्यादा गोलेम्स होंगे वहाँ पक्का कोई राज छुपा होगा। दोनों एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। हेलमेट रास्ते में जाइंट स्टैच्यू से लड़ता है जबकि आलिया पोर्टल चेक करती है। तभी उनमें एक अजीब बर्ड गोलेम दिखता है जिसने अपने पैरों में एक चाबी पकड़ी हुई है। हेलमेट अपनी इंस्टेंट स्पीड से उस पर अटैक करता है पर वो बर्ड उसके मूव रीड करके डॉज कर देती है। आलिया को समझ आता है कि ये बर्ड मेंटल इमेज मैजिक यूज़ कर रही है, यानी ये उनके दिमाग को पढ़ सकती है। अचानक आलिया के सर में तेज सा दर्द होता है और उसके सामने एक डुप्लीकेट आलिया खड़ी हो जाती है। दोनों आलिया एक जैसी दिख रही हैं और एक दूसरे को फेक बोलने लगती हैं। एक आलिया डुप्लीकेट वन चिल्लाती है कि वो दूसरी चीज ने उसका रूप कॉपी कर लिया है। तभी दूसरी आलिया आलिया टू दिमाग लगाती है और कहती है कि सिर्फ शक्ल कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। वो हेलमेट से कहती है, हेलमेट इसे मेरा वो सीक्रेट पूछो जो सिर्फ तुम्हें पता है। हेलमेट को कंफ्यूज करने के लिए आलिया टू अचानक अपनी डिस्गाइज हटा देती है और अपने ओरिजिनल गर्ल फॉर्म में आ जाती है। वो कहती है, पिक को ये नहीं पता होगा कि मेरा एक असली रूप भी है। हेलमेट, अब इसे नकली आलिया को ख़त्म कर दो। उसे लगता है कि अपना असली रूप दिखाकर वो हेलमेट का भरोसा जीत लेगी, लेकिन हेलमेट बिना हिचकिचाए अपनी तलवार निकालता है और आलिया टू जिस गर्ल ने फॉर्म लिया था वो काट देता है। हेलमेट कोल्ड वॉइस में कहता है, तो तुम ही नकली हो। हेलमेट इतनी आसानी से कैसे पहचान गया? क्योंकि असली आलिया अपनी आइडेंटिटी को लेकर इतनी कॉशियस है कि वो मौत के सामने भी इतनी आसानी से अपना सीक्रेट एक्सपोज नहीं करती, खास करके जब तक उसके पीछे कोई स्पिरिट हो सकता हो। हेलमेट ने नकली आलिया की ओवर स्मार्टनेस को पकड़ लिया था। नकली आलिया को खत्म करने के बाद दोनों उस इमिटेशन गोलम की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर हैरान है। आलिया रियलाइज करती है कि गोलम क्राफ्ट और मेंटल इमेज मैजिक के ये कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेवल है, जो उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा देता है। हेलमेट नोटिस करता है कि आलिया लैम्पियंस लाइब्रेरी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। आलिया अपना सच्चा मकसद बताती है, वो अपनी दादी हेइक से इंडिपेंडेंट होना चाहती है। उसके लिए उसे एक आर्चमेज बनना होगा और ये डंजन उसके लिए उस ख्वाब की पहली सीढ़ी है। दोनों गहराइयों में और आगे बढ़ते हैं पर हेलमेट को फील होता है कि वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। पेस ट्विस्ट होने की वजह से वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस चुके हैं। डंजन में अचानक एक अनाउंसमेंट होता है, जो सच्चा विश्वास रखता है वही इस सामान का हकदार है। एक ब्रेव गेट खुलता है और दोनों एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ खजाने और गोल्ड कॉइन्स का ढेर लगा था। ये डंजन का ट्विस्टेड वेयर हाउस एरिया है। आलिया को समझ आता है कि ये रास्ता किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये एक लाइबर्थ है जिसका कोई आंसर शीट नहीं है। वो हेलमेट को मैजिक का एक ऐसा बेसिक रूल समझाती है, मैजिक वही है जो विल पावर और डिज़ायर को पूरा करे। वो अपना माना डिज़ायर के साथ रिलीज करती है ताकि रास्ता खुद ब खुद वहाँ कनेक्ट हो जाए जहाँ उनकी मंजिल है।
मैनुअली रास्ता ढूंढने के बजाय उनका माना उन्हें सीधा लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर ले जाता है। लाइब्रेरी पहुंचकर आलिया और भी ज्यादा हाइप हो जाती है। वो देखती है कि हेलमेट ने पिछली फाइट में जो तबाही मचाई थी, ये रंजन खुद को रिपेयर कर रहा है। आलिया एक साइंटिस्ट की तरह डिजाइन और माना कन्वर्जन फार्मूला को देखकर एक्साइट हो जाती है, जबकि हेलमेट को उसकी टेक्निकल बातों का एक लफ्ज भी समझ नहीं आता है। फिर भी हेलमेट खुश है कि आलिया खुश है। आलिया दिल से हेलमेट को थैंक यू बोलती है और कहती है कि हेलमेट जैसा साथी मिलना उसकी सबसे बड़ी किस्मत है। रंजन का काम खत्म करके जैसे ही वो गेट क्लोज करने वाले होते हैं, अचानक गेट से वही ब्लैक स्पिरिट बाहर निकलता है जो सियान ने भेजा था। हेलमेट तुरंत अपनी तलवार निकालता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी जंगल से एक जोर की आवाज आती है, रुक जाओ। सियान वहां पहुंच चुका है, उसका राज पकड़ा गया। डंजन के बाहर सियान का स्पिरिट पकड़ा गया। जब हेलमेट उस पर अटैक करने वाला होता है तो सियान चिल्लाते हुए माफी मांगता है कि वो उसका डार्क स्पिरिट है। आलिया गुस्से में सियान से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो सियान बच्चों की तरह बहाने लगाने लगता है। पर आलिया को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। वो जानती है कि एक स्पिरिट में जो अपने स्पिरिट के साथ विजन और थॉट शेयर कर सकता है। आलिया हेलमेट को ऑर्डर देती है, उसे पकड़ लो, और हेलमेट तुरंत सियान को दबोच लेता है। आलिया सियान को धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे मार देगी या उसकी मेमोरी मिटा देगी। सियान डर कर सब उगल देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ इसलिए स्पाई कर रहा था क्योंकि वो हेलमेट और आलिया की फेक फाइट से परेशान था। उसे लगा कि उसके दोस्त सच में लड़ रहे हैं और वो उन्हें मेकअप करवाना चाहता था। सियान कहता है कि वो तब से सस्पिशियस था जब उसने आलिया को ज्वेलरी शॉप में देखा था और नोटिस किया था कि झगड़े के नाटक के बावजूद ये दोनों अकेले में मिल रहे हैं। आलिया को सुकून मिलता है कि जब उसे पता चलता है कि सियान ने डंजन का दरवाजा खुलते हुए तो देखा था, पर माना इंटरफियरेंस की वजह से वो डंजन के अंदर का क्रिटिकल सीक्रेट आलिया की गर्ल फॉर्म नहीं देख पाया। आलिया सियान को छोड़ तो देती है, पर एक शर्त पर। सियान को एक मेथ्स ओथ लेनी पड़ती है। अगर उसने ये राज किसी को बताया तो वो अपनी सारी माना खो देगा और कभी मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। अगले दिन एकेडमी में टूर्नामेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है। इस साल का ग्रैंड स्वॉर्डमैनशिप टूर्नामेंट ग्रैंड डची ऑफ लिनोसा में होने वाला है। लिनोसा एक छोटा पर अमीर देश है जो अपने मिनरल्स और पावरफुल नाइट्स के लिए फेमस है। फाइनल्स उनकी कैपिटल सिटी लेटनोसा में होगी। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में टूर्नामेंट के बारे में बातें करते हैं। भीड़ में चार्लोट रास्ता बनाते हुए निकल रही होती है और अचानक आसुका से टकराकर गिरने लगती है। हेलमेट तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है, पर जैसे ही हेलमेट चार्लोटे की मदद करता है, उसे अचानक एक भयानक डेथ स्टेयर महसूस होता है। हेलमेट पलट कर देखता है तो आलिया वहां खड़ी उसे गुस्से में घूर रही होती है। हेलमेट के पसीने छूट जाते हैं और वो डर के मारे सोचता है कि क्या आलिया यकीन करेगी अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एकेडमी में लोअर ईयर के प्रिलिमिनरी मैचेस खत्म हो चुके होते हैं और इंटेंसिटी किसी रियल टूर्नामेंट से कम नहीं थी। 4 लोग फाइनल्स में पहुंचते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 लोग रीनासॉर टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट होंगे। हेलमेट और आलिया रात को इस पर डिस्कशन करते हैं, पर आलिया का ध्यान टूर्नामेंट से ज़्यादा उस एक्सीडेंट पर था जो सुबह हुआ था, हेलमेट का चार्लोटे को गिरने से बचाना। हेलमेट नोटिस करता है कि आलिया अभी भी वही बात दिमाग में पकड़े बैठी है। जब वो सफाई देने की कोशिश करता है तो आलिया प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हेलमेट को उसकी आंखों में साफ जेलसी दिख रही होती है। आलिया उसे एडवाइस देती है कि र्यूमर्स से बचने का एक ही तरीका है, उन्हें फ्यूल मत दो। वो हेलमेट को वार्न करती है कि फाइनल्स के वक्त ऐसा कुछ मत करना जिससे लोग को बातें बनाने का मौका मिले। अगले दिन मैचेस का ब्रैकेट रिवील होता है और किस्मत देखिए, हेलमेट वर्सेस चार्लोटे। हेलमेट हैरान है, पर चार्लोटे काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखती है। वो आसुका को चैलेंज करती है कि वो सीनियर्स को हरा कर फर्स्ट प्लेस हासिल करेगी। चार्लोटे रिवील करती है कि वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ रिनोसा से ही है और वो ये सिलेक्शन जीत कर वहाँ किसी खास शख्स से मिलना चाहती है। हेलमेट नोटिस करता है कि चार्लोटे पहले से काफ़ी बेहतर स्पोर्ट्समैन बन गई है। फाइनल्स का पहला राउंड शुरू होता है। हेलमेट और चार्लोटे की तलवारें टकराती हैं। हेलमेट शांति से लड़ रहा है और कोई ओपनिंग नहीं दे रहा होता है, पर चार्लोटे को यह एहसास हो जाता है कि हेलमेट उसके लिए अपनी पूरी ताकत यूज नहीं कर रहा, जो उसके प्राइड को हर्ट करता है। चार्लोटे डेस्परेटली अटैक करती है, पर हेलमेट काफी काम है। वो आलिया की एडवाइस याद रखता है और फैसला करता है कि वो इस फाइट को बिना किसी फ्लैशी मूव के जल्दी खत्म कर देगा। हेलमेट अचानक डिस्टेंस क्लोज करके चार्लोटे को जमीन पर गिरा देता है और मैच जीत जाता है। बाहर फेस्टिवल का माहौल है। आलिया कॉफी पीते हुए लोगों की बातें सुनती है। उसे लगता है कि हेलमेट की विक्ट्री नॉर्मल ही रही होगी, पर तभी वो लोगों को ये कहती हुई सुनती है कि हेलमेट और चार्लोटे साथ में कितने अच्छे लगते हैं, क्या वो डेट कर रहे हैं। आलिया अभी भी खुद को समझा रही होती है कि ये रूमर्स सिर्फ रूमर्स होते हैं, पर तभी इवनिंग न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर वही फोटो है जिसमें हेलमेट चार्लोटे को ज़मीन पर पिन करके खड़ा है, और ये सीन देखने में थोड़ा रोमांटिक लग रहा होता है।
रात को आलिया का गुस्सा आसमान पर होता है। वो हेलमेट से उसका ब्रेसलेट मांगती है और ये कहती है कि वो उसमें नए फंक्शन ऐड करेगी, पर उसका ऑरा एकदम चिलिंग होता है। हेलमेट समझ जाता है कि आलिया ने न्यूज़पेपर देख लिया है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करता है, पर आलिया का रिएक्शन देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। हेलमेट डर के मारे चुप हो जाता है और सोचता है कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। लोअर ईयर सिलेक्शन के दूसरे मैच में आसूका जेफरी को हरा देता है, जिसके साथ ही रिनोसा टूर्नामेंट दो कैंडिडेट्स फाइनल हो जाते हैं, हेलमेट और आसूका। आसूका जीत तो जाता है पर उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उसे चार्लोटे की वो बात याद आ रही होती है कि वो रिनोसा किसी से मिलने के लिए कितनी डेस्परेटली जाना चाहती है। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करते हैं कि टीम 2 हफ्ते में डिपार्ट करेगी। जब आसूका को पता चलता है कि टूर्नामेंट वेकेशन तक चलेगा तो वो अचानक विड्रॉल करने का फैसला लेता है। ये बहाना बना करके उसे घर जाना है। इंस्ट्रक्टर हैरान है, पर आसूका का असली मकसद कुछ और था। वो विड्रॉल करते वक्त दिमाग लगाता है कि उसके हटने से तीसरा स्पॉट सीधा चार्लोटे को मिल जाएगा। आसूका ने चार्लोटे का रास्ता साफ करने के लिए अपनी सीट बलिदान कर दी। वही एकेडमी के क्लॉक टावर के पास हेलमेट चार्लोटे को कैंपिंग गियर तैयार करते हुए दिखता है और समझ जाता है कि आसूका ने विड्रॉ कर लिया है। तभी आलिया वहां एक भयानक चिलिंग ऑरा के साथ पहुंचती है। हेलमेट तुरंत सफाई देने लगता है कि वो चार्लोटे को नहीं देख रहा था, वो तो बस आलिया का वेट कर रहा होता है। आलिया दिखाती है कि आलिया दिखाती ऐसे है जैसे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हेलमेट उसे आसूका और चार्लोटे वाला पूरा मामला समझाता है। आलिया को सुकून मिलता है और वो हेलमेट को उसका अपग्रेडेड ब्रेसलेट वापस कर देती है। आलिया ने इस बार ब्रेसलेट में कमाल का फीचर ऐड किया है, एक होलोग्राम प्रोजेक्शन। आलिया ने इसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन स्टोन से लिंक कर दिया है, जो हेलमेट के विस एनर्जी पर रिएक्ट करता है। अब आलिया रियल टाइम में हेलमेट से कांटेक्ट कर सकती है। हेलमेट आलिया की इस इन्वेंशन को देखकर दंग रह जाता है, उसे जीनियस कहता है, जिसे सुनकर आलिया थोड़ी खुश हो जाती है और वो वादा करती है कि वो हेलमेट को अक्सर कांटेक्ट करेगी। दूसरी तरफ चार्लोटे को एक लेटर मिलता है जिसके सील को वो देखकर हैरान हो जाती है। ये लेटर उसके बड़े भाई एम की तरफ से आता है। लेटर देखने में बहुत प्यारा लगता है, पर चार्लोटे समझ जाती है कि उसका भाई असल में उसकी हार का मजाक उड़ा रहा है। वो लिखता है कि उसे दुख है कि चार्लोटे सेलेक्टेड नहीं हो पाई, पर चार्लोटे मुस्कुराते हुए लेटर फाड़ देती है। उसे पता है कि उसके भाई को अभी तक ये खबर नहीं मिली है कि आसूका के विड्रॉल करने की वजह से वो सेलेक्ट हो चुकी है। रिनोसा टूर्नामेंट के लिए टीम डिपार्ट होने वाली है। इंस्ट्रक्टर फाइनल कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जूनियर डिवीजन से हेलमेट और चार्लोटे और सीनियर डिवीजन से लियोन और निल्स, दो प्रोफेशनल्स के साथ ये 6 मेंबर्स टीम अगले दिन सुबह निकलने वाली है। कैबिन से बाहर निकलते ही सीनियर स्टूडेंट लियोन हेलमेट को रोक लेता है। लियोन रिवील करता है कि वो जिनिया का बड़ा भाई है, वही नोबल लड़की जिसका आलिया और हेलमुट ने सीजन 1 के एंट्रेंस एग्जाम के वक्त एस्कॉर्ट किया था। लियोन गुस्से में कहता है कि वो इस ट्रिप के दौरान हेलमेट को अपनी बहन की बेइज्जती का बदला चखा कर रहेगा। हेलमेट समझ जाता है कि ये एक और घमंडी नोबल है, इसलिए वो इसे इग्नोर करना बेहतर समझता है। रात को कैंपिंग के वक्त लियोन अपनी पावर का गलत फायदा उठाता है और हेलमेट को ऑर्डर देता है कि वो पानी लेकर आए। हेलमेट जानता है कि पानी पहले से काफ़ी है और लियोन सिर्फ उसे बुली करने के लिए ये मैनुअल लेबर करवा रहा होता है। हेलमेट को अपना पुराना मर्सिनरी वक्त याद आता है, जहाँ रैंक 4 के रिक्रूटर्स से ऐसे काम करवाए जाते हैं। लियोन को सबक सिखाने के बजाय हेलमेट दिमाग लगाता है और वो काम चार्लोटे को सौंप देता है। लियोन ये देखकर पागल हो जाता है कि एक कॉमनर ने उसकी बात नहीं मानी और उल्टा काम अपने जूनियर पर फेंक दिया। वो हेलमेट को सबक सिखाने के लिए वुडन स्वॉर्ड से अटैक करता है। हेलमेट इसे एक मौके की तरह देखता है और लियोन को और ट्रिगर करते हुए कहता है, वुडन स्वॉर्ड से क्या होगा, हिम्मत है तो रियल ब्लेड्स यूज करते हैं। हेलमेट का ये भयानक ब्लड लॉस देखकर लियोन के पसीने छूट जाते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर वहां पहुंचकर उन दोनों को रोकते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि चार्लोटे अकेले पानी लेने गई है तो वो हेलमेट को गुस्सा करते हैं, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर हो सकते हैं। हेलमेट चार्लोटे को ढूंढते रिवर बैंक पर आ जाता है। वो देखता है कि चार्लोटे काफ़ी उदास है और सोच में डूबी हुई है। हेलमेट उसे उस ऑर्डर के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन चार्लोटे कहती है उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि लियोन की हायरार्की दिखाने वाली हरकत वैसे भी गलत थी। चार्लोटे जो अब तक सब कुछ सह रही होती है, हेलमेट से एक बहुत पर्सनल सवाल पूछती है। वो कहती है कि उसे हेलमेट पर भरोसा है कि वो उसे जज नहीं करेगा। वो पूछती है, सीनियर, अगर आपका अपना सिबलिंग आपसे नफरत करे तो आप क्या करोगे? रिवर बैंक पर चार्लोट हेलमेट से अपना दिल खोलती है। वो सवाल करती है कि अगर कोई अपना सगा सिबलिंग आपसे नफरत करे तो हेलमेट क्या करेगा? हेलमेट का जवाब काफी सीधा और प्रैक्टिकल होता है। वो कहता है कि वो उस शख्स से नफरत की वजह पूछेगा और अगर बात फिर भी नहीं बनी तो वो उसे बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे वैसे ही छोड़ देगा। चार्लोट का हेलमेट की लिविंग थिंग्स एज दे आर वाली फिलॉसफी से काफ़ी सुकून मिलता है और वो उसे दिल से थैंक यू बोलती है।
हेलमेट को शक होता है कि चार्लोटे शायद अपने रिनोसा वाले रिश्ते को लेकर परेशान है। वापस कैंप साइड आते वक्त उन्हें फिर से लियोन घेर लेता है। लियोन गुस्से में हेलमेट को रुकने का ऑर्डर देता है ताकि वो उसे अब जगह दिखा सके। हेलमेट लियोन की हरकतों से थक चुका था, इसलिए वो सीधा लियोन को एक रियल स्पोर्ट डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। लियोन हैरान है कि एक कॉमनर उसे इतनी हिम्मत से ललकार रहा है। वो तय करता है कि अगले दिन सुबह वो सबके सामने हेलमेट को इतनी बुरी तरह जलील करेगा कि वो दोबारा सर नहीं उठा पाएगा। और दूसरी तरफ हेलमेट एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ इस ड्यूएल के लिए हाँ कर देता है। उसी रात हेलमेट आलिया से कम्युनिकेशन ब्रेसलेट के जरिए बात करता है। आलिया उसे वार्न करती है कि लियोन एक ड्यूक का बेटा है, इसलिए उसे मारने या बहुत बुरी तरह पीटने के बजाय सिर्फ उसकी अकड़ थोड़ी कम करना बेहतर होगा, ताकि बाद में कोई बड़ा लफड़ा ना हो। आलिया हेलमेट को ये भी ऑफर करती है कि वो लियोन के पूरे खानदान की हिस्ट्री निकाल सकती है, पर हेलमेट मना कर देता है। अगले दिन सुबह इंस्ट्रक्टर एलन डुएल से पहले वार्निंग दे रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक लर्निंग स्पार है और कोई पुरानी दुश्मनी निकालने का जरिया नहीं। पर हेलमेट के पास वक्त नहीं था। वो इंस्ट्रक्टर की बात खत्म होने से पहले ही लियोन पर अटैक कर देता है। लियोन और इंस्ट्रक्टर दोनों शॉक में हैं। लियोन काँप रहा है क्योंकि वो हेलमेट की आंखों में असली ब्लड लस्ट दिख सकता है। प्रोफेसर ड्वेन इंस्ट्रक्टर को रोकते हैं और डुएल को जारी रखने देते हैं ताकि वो हेलमेट की स्किल्स देख सकें। दोनों की तलवारें टकराती है और स्पार्क्स उड़ने लगते हैं। डुएल अपने पीक पर होती है। लियोन हेलमेट पर फुल फोर्स से चार्ज करता है, लेकिन हेलमेट सिर्फ डिफेंसिव मोड में होता है। लियोन हेलमेट से सवाल करता है कि वो काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हेलमेट बस इतना कहता है कि वो ये देखना चाहता था कि लियोन में रियल स्पोर्ट डुएल एक्सेप्ट करने की हिम्मत कहाँ से आई। क्या लियोन अपने आप को इतना स्किलफुल समझता है? हेलमेट उसे वार्निंग देता है, याद रखना सीनियर, नोबल स्टेटस असली तलवार के सामने शील्ड नहीं बनती। अगले ही पल हेलमेट की तलवार लियोन की गर्दन के इतने पास पहुंच जाती है कि लियोन रिएक्शन तक नहीं दे पाता। सब दंग रह जाते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हेलमेट लियोन गला ही काट देगा। लियोन मौत को अपने इतने करीब देखकर बुरी तरह ट्रॉमेटाइज हो जाता है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर ग्राउंड में हालत बिल्कुल उल्टे थे। वहां का माहौल एकदम टेंस और डरावना हो चुका था। हेलमेट की तलवार ठीक लियोन की गर्दन पर रखी हुई थी। लियोन की ऐसी हालत थी कि उसे सांस भी लेना भारी पड़ रहा था। वो अंदर तक कांप रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर उस तलवार ने 1 इंच भी मूवमेंट की होती तो शायद उसकी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी होती। लियोन को अब समझ में आ रहा था कि उसने जिसे चिढ़ाने की कोशिश करी थी वो कोई आम स्टूडेंट नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, जिसे असली और जानलेवा तलवार चलाने में या किसी की जान लेने का कोई डर या झिझक नहीं है। इस डरावने माहौल में हेलमेट बिना किसी एक्सप्रेशन के बिल्कुल सीरियस होकर लियोन से कहता है कि क्या उसे इंस्ट्रक्टर की वो बात याद नहीं जो उन्होंने शुरू में करी थी। लियोन, जिसकी गर्दन पर मौत बैठी थी, वो पसीने से लथपथ होकर बस उसकी बात सुनता रहा। हेलमेट उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि ये इस बार एक दूसरे से सीखने के लिए था, ना कि किसी दुश्मनी निकालने या जानलेवा ड्यूल के लिए। हेलमेट आगे कहता है कि उसने तो लियोन को ये सिखा दिया कि तलवार के सामने किसी का स्टेटस या अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती, पर उसने खुद लियोन से कुछ भी नहीं सीखा है अब तक। हेलमेट मजे लेते हुए कहता है कि ये मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया कि उसे कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिला। वो लियोन को और जलील करते हुए उसे दोबारा मैच करने को कहता है ताकि वो उससे कुछ सीख सके। लियोन ये सुनकर डर के मारे थर थर कांपने लगता है। वो मन ही मन हेलमेट को एक पागल और सनकी इंसान कहता है, पर लियोन का स्टेटस और उसकी ईगो उसे चुप बैठने नहीं देती। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लियोन अपना विस एक्टिवेट करता है और हेलमेट पर पूरी ताकत से काउंटर अटैक करता है, लेकिन इससे मैच का रिजल्ट नहीं बदलता। एक के बाद एक लियोन लगातार 5 बार हेलमेट से बुरी तरह हार जाता है। एक हमले में तो हेलमेट उसके बाल तक काट देता है, जिससे लियोन पूरी तरह से टूट जाता है। इस बेइज्जती और डर के बाद लियोन कसम खाता है कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा कभी हेलमेट से उलझने की गलती नहीं करेगा। वहीं दूर खड़े प्रोफेसर ड्वेन ये पूरा नजारा बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें हेलमेट के मूवमेंट्स और उसकी ताकत में कुछ बहुत अजीब और अनयूजुअल महसूस हो रहा था। वो ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि हेलमेट के हाथ में जो ब्रेसलेट बंधा है वो कोई आम ऑर्नामेंट नहीं है। जब भी हेलमेट अपना विस यूज करता है वो ब्रेसलेट अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। प्रोफेसर पहले सोचते हैं कि शायद ये उसकी ताकत बढ़ाने वाला कोई एम्पलीफायर है, पर फिर उन्हें
समझ आता है कि आर्टिफैक्ट विश के साथ एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। उन्हें शक होता है कि आखिर ये ब्रेसलेट किस चीज को फिल्टर कर रहा है और क्यों। वो खुद से सवाल करते हैं कि क्या हेलमेट इस फिल्टर की वजह से इतना ताकतवर है, या वो ऑलरेडी इतना खतरनाक है कि उसे अपनी ताकत को कंट्रोल करने के लिए इस फिल्टर की जरूरत पड़ती है। इन सब सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो चुपचाप हेलमेट पर कड़ी नजर रखेंगे। भलाई इस बात की है कि इस पूरी लड़ाई में किसी को कोई सीरियस चोट या जान का नुकसान नहीं हुआ, पर इन हरकतों की वजह से एकेडमी ने हेलमेट और लियोन दोनों पर एक दूसरे के साथ स्पारिंग करने पर परमानेंट बैन लगा दिया। क्योंकि वो दोनों बैन हो चुके थे, इसलिए रेगुलर स्पारिंग सेशन के दौरान चार्लोट को निल्स के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ी। निल्स स्पोर्ट्समैनशिप डिपार्टमेंट का सबसे लंबा और तगड़ा स्टूडेंट था। प्रैक्टिस के दौरान निल्स का एक जोरदार हमला चार्लोट को लगता है और वो पीछे हट जाती है। निल्स चिंता में उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। चार्लोट खुद को संभालते हुए उसे थैंक्स कहती है। चार्लोट की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी छोटी हाइट और फिजिकली कमजोर बिल्ड था। निल्स जैसे लंबे और तगड़े ओपोनेंट के खिलाफ सीधा उसके टॉर्सो पर हमला करना बेवकूफी होती, तो इसलिए उसे किसी चीज की हेल्प चाहिए थी। निल्स उसकी टेक्निक देखकर उसे एडवाइस देता है कि उसके मूवमेंट्स ठीक हैं, पर उसकी स्ट्रेटेजी गलत है। सीनियर समझाता है कि बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट हमेशा उनके एंकल्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि एक बार बैलेंस बिगड़ने पर आगे का काम आसान हो जाता है। चार्लेट को अपनी गलती समझ आती है और वो दोबारा निल्स के साथ भिड़ जाती है। वो खुद को समझाती है कि स्ट्रेंथ के मामले में वो उसके सीनियर को कभी नहीं हरा सकती, इसलिए उसे अपनी स्पीड का फायदा उठाना होगा। लड़ते वक्त चार्लेट नोटिस करती है कि निल्स अपना लोअर बॉडी जानबूझकर ओपन छोड़ रहा है। उसे समझ आ जाता है कि निल्स उसकी वीकनेस देखकर उस पे रहम खा रहा है। वो गुस्से से निल्स से पूछती है कि क्या वो जानबूझकर अपनी ताकत को रोक रहा है। निल्स शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और हाँ में जवाब देता है। चार्लेट उसे साफ शब्दों में कहती है कि उसे किसी का दया या हमदर्दी की जरूरत नहीं है। वो चाहती है कि निल्स उसके सीनियर उसे एक असली दुश्मन की तरह ट्रीट करे और अपनी पूरी ताकत से उसके साथ लड़े। निल्स जो उसके स्पोर्ट्समैन वाले माइंडसेट की इज्जत करता है और वादा करता है कि अब वो अपनी ताकत बिल्कुल नहीं रोकेगा। ये सुनकर चार्लेट का जोश और बढ़ जाता है। उन्हें लैटोना पहुंचने में अभी 3 दिन बचे थे। चार्लेट ने इस 3 दिनों में अपने आप को प्रूफ करने की ऐसी जिद पकड़ी थी कि उसने पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ाने में लगा दिया। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाती है और रिनोसा पहुंचने से ठीक पहले चार्लेट अपनी नई स्ट्रेटेजी और लगन से एकेडमी के सबसे तगड़े स्टूडेंट निल्स को हराने में कामयाब हो जाती है। उसका सीनियर निल्स भी उसकी तारीफ करता है, जिससे चार्लेट बहुत खुश हो जाती है। सफर खत्म होने के बाद वो सब आखिरकार रिनोसा के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। इंस्ट्रक्टर सबको बताता है कि वो लोग प्रिंसिपैलिटी ऑफ रिनोसा में एंटर कर चुके हैं। वहां से उनका मेन डेस्टिनेशन लेटोना सिर्फ 1 दिन का रास्ता था। वो सबको वहां आराम करने का ऑर्डर देते हैं। तभी अचानक वहां घोड़े पर सवार एक गार्ड आता है और उन्हें रोकते हुए पूछता है कि क्या वो लोग ग्रेटा एकेडमी से आए हैं। इंस्ट्रक्टर आगे आकर हाँ में जवाब देता है और उससे उसकी पहचान पूछता है। वो गार्ड बड़े गर्व से बताता है कि वो ब्लैक विंग नाइट का मेंबर कार्ल वेंटो है। हेलमेट उस गार्ड को और उसके ब्लैक आर्मर को ध्यान से देखता है। आर्मर पर बने विंग और स्वॉर्ड के एम्बलम को देखकर वो समझ जाता है कि ये शख्स कम से कम वाइस कैप्टन लेवल का ऑफिसर जरूर होगा। वहीं निल्स बाकी स्टूडेंट्स को बताता है कि ब्लैक विंग नाइट्स कोई आम सेना नहीं, बल्कि ग्रैंड ड्यूक ऑफ रिनोसा के अंडर काम करने वाली एक बहुत ही स्पेशल और इलाइट यूनिट है। उनकी फाइटिंग स्किल्स और ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो अकेले ही पाल्मा नाइट से भी बेहतर माने जाते हैं। वो हमेशा ग्रैंड ड्यूक की सिक्योरिटी में रहते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह बाहर घूमते हुए बहुत कम देखा जाता है। ऐसे इलाइट गार्ड्स का वहां आना सबके लिए बहुत हैरानी की बात थी। कार्ल वेंटो सीधा पॉइंट पर आता है और बताता है कि उसके पास उनके लिए एक बहुत ही जरूरी मैसेज है। वो सबके सामने ऐलान करता है कि खुद ग्रैंड ड्यूक ऑफ रिनोसा की फैमिली ने लेडी चार्लोट से मिलने की इच्छा जाहिर करी है। वो बड़े आदर के साथ चार्लोट को अपने साथ उनके महल आने का इनविटेशन देता है, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। कार्ल वेंटो के उन कुछ शब्दों ने चार्लोट के दिल में एक ऐसी अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। वो सोच रही थी कि उस गार्ड ने हिज हाइनेस ऑफ द ग्रैंड ड्यूक की मर्जी बताने के बजाय द विल ऑफ द ग्रैंड ड्यूक हाउस, ग्रैंड ड्यूक के परिवार की मर्जी क्यों कहा। इसका सीधा सा मतलब था कि ये आदेश ग्रैंड ड्यूक का नहीं बल्कि किसी और का था। उसे शक था कि क्या ये सब उसी शख्स यानी उसके भाई का ही किया धरा है। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस सिचुएशन को चुपचाप और नेचुरली कैसे हैंडल किया जाए। इंस्ट्रक्टर एलन गार्ड को
इतने आदर सत्कार के लिए थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि इससे उन्हें टूर्नामेंट में और अच्छा परफॉर्म करने का मोटिवेशन मिलेगा। फिर वो चार्लोट से पूछते हैं कि क्या वो जाना चाहती है। चार्लोट सोचती है कि अगर उसने यहाँ मना किया तो ये डर कर भागने जैसा होगा और वो अब भागना नहीं चाहती, इसलिए वो तय करती है और इंस्ट्रक्टर से कहती है कि वो वहां जाएगी। इंस्ट्रक्टर सबको मूव करने का ऑर्डर देते हैं। हेलमेट और बाकी सब लोग उस मेंशन में पहुंचकर वेट कर रहे थे जहां चार्लोट मीटिंग के लिए गई थी। हेलमेट वहां खाली बैठकर उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। उसे अजीब लगता है कि ऐसे फॉर्मल रिक्वेस्ट हमेशा ग्रुप लीडर यानी इंस्ट्रक्टर को दिए जाते हैं, पर उस नाइट ने डायरेक्टली सिर्फ चार्लोट से पूछा और उसका तरीका भी बहुत अथॉरिटेटिव और थोड़ा बदतमीज लग रहा था। तभी नाइल कहता है कि चार्लोट रिनोसा से है ना? अगर वो रिनोसा से है और सीधा ग्रैंड ड्यूक के अंडर काम करने वाला नाइट उसे मिलने आया है तो जरूर वो ग्रैंड ड्यूक के परिवार की मेंबर या कोई शक होगी या कोई खास होगी। हेलमेट सोच में पड़ जाता है कि नाइल अचानक उसे ये सब क्यों बता रहा है। नाइल उसके एक्सप्रेशन को पढ़कर हंसता है और कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि हेलमेट जानने को बहुत क्यूरियस लग रहा था। हेलमेट थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा लग रहा था। नाइल मजाक में कहता है कि इस सब के चक्कर में उन्हें इतने बड़े मेंशन में रुकने का मौका तो मिला, पर जब तक चार्लोट नहीं आती उन्हें यहाँ सिर्फ उसका इंतजार करना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, जो बहुत बोरिंग है। हेलमेट मनी मन नाइल की इस बात से सहमत होता है पर चुप रहना बेहतर समझता है। नाइल एक और बात छेड़ता है कि जनरली ऐसे टूर्नामेंट्स वहाँ का लॉर्ड होस्ट करता है, पर इस बार ग्रैंड ड्यूक ऑफ रिनोसा का बेटा इसे होस्ट कर रहा है। वो पूछता है कि क्या चार्लोट का कोई बड़ा भाई है। ये सुनते ही हेलमेट का चार्लोट से हुई पिछली कन्वर्सेशन याद आती है जहाँ चार्लोट ने उसे पूछा था कि अगर तुम्हारा भाई तुमसे नफरत करे तो तुम क्या करोगे। ये याद आते ही हेलमेट को पूरी सिचुएशन समझ आ जाती है। वो खुद से कहता है कि अगर टूर्नामेंट उसका भाई होस्ट कर रहा है और उस नाइट का एटीट्यूड भी अजीब था तो इसका मतलब ब्लैक विंग नाइट उसके उसी भाई के इन्फ्लुएंस में है। दूसरी तरफ चार्लोट उस मेंशन के एक गार्डन एरिया में अकेली बैठी टी टेबल पर इंतजार कर रही थी। तभी वही नाइट वहां आता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि उसके यंग लॉर्ड से जल्दी मिलना चाहते थे। चार्लोट एकेडमी के रूल्स मानने के लिए उसे धन्यवाद करती है और पूछती है कि उसके यंग लॉर्ड कहाँ है और उसे कितनी देर वेट करना पड़ेगा। नाइट बताता है कि उन्होंने चार्लोट को पास ही एक विले में ले जाने का प्लान बनाया था, पर आज सुबह यंग लॉर्ड को अचानक कोई अर्जेंट काम आ गया, इसलिए उन्हें अपनी बात एक चिट्ठी के जरिए देनी पड़ रही है। नाइट उसे एक लेटर पकड़ा देता है। चार्लोट लेटर देखकर थोड़ा डरती है, पर उसे हेलमेट के वो बात याद आते हैं कि जो बदला नहीं जा सकता उसे वैसे ही छोड़ दो। ये याद आते ही उसके अंदर हिम्मत आती है और वो खुद को समझाती है कि ये काम से लेटर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो किसी के इशारों पर नहीं नाचेगी। जब वो लेटर पढ़ना शुरू करती है तो पहले लाइन में उसका भाई उसे टूर्नामेंट में सेलेक्ट होने के लिए ताना मारते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि किस्मत से उसका सिलेक्शन हो गया। चार्लोट समझ जाती है कि वो उसके वॉक ओवर से जीतने का मजाक उड़ा रहा है। लेटर में आगे लिखा था कि एकेडमी से जो स्टूडेंट उसके साथ आए हैं वो भी काफी टैलेंटेड लग रहे हैं। उसने दिखावटी चिंता जताते हुए लिखा था कि क्योंकि चार्लोट पहली बार घर से बाहर दूसरे लोगों से मिल रही है तो कहीं वो किसी गलत और बुरे इंसान के चक्कर में ना पड़ जाए। चार्लोट गुस्से में भड़क उठती है। वो समझ जाती है कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात, उसका भाई असल में उसे धमकी दे रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो वो उसके पूरे ग्रुप को इस टूर्नामेंट में डिसएडवांटेज पहुंचाएगा, क्योंकि होस्ट होने के नाते उसके लिए ये करना बहुत आसान है। चार्लोट खुद से सोचती है कि उसने धमकी देने का चिंता वाला बहाना तो बड़ा अच्छा ढूंढा है। वो सोचती है कि अब वो आगे इसके बदले कुछ डिमांड करेगा, या तो उसे टूर्नामेंट से हटने को कहेगा या जानबूझकर हारने को बोलेगा। पर चार्लोट मन ही मन तय कर लेती है कि वो किसी भी हालत में उसकी इन धमकियों के आगे नहीं झुकेगी। लेकिन आगे पढ़ने पर उसके होश उड़ जाते हैं। लेटर में उसके भाई ने हेलमेट के बारे में पूछा था। उसने लिखा था कि वो उस आम से कॉमनर स्टूडेंट हेलमेट के बारे में जानने को बहुत उत्सुक है, जिसने हमेशा टॉप पोजीशन मेंटेन करी है और नोबल्स को लगातार हराया है। उसने लिखा था कि वो लोग उसके जैसे टैलेंटेड को ब्लैक विंग नाइट में एक खास जगह देना चाहते हैं। आखिर में उसने लिखा था कि अगर चार्लोट के पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो उसकी मदद कर सकती है। ये पढ़कर चार्लोट बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर उसकी दुश्मनी उससे है तो वो सीनियर हेलमेट को टारगेट क्यों कर रहा है। नाइट एक प्लेन पेपर और पेन देकर उससे रिप्लाई मांगता है, पर चार्लोट पूरे कॉन्फिडेंस से मना कर देती है कि वो कोई रिप्लाई नहीं देगी। शाम ढलने के बाद मेंशन में सब एक साथ डिनर टेबल पर खाना खा रहे थे। हेलमेट सोच रहा था कि नाइल के साथ बैठना उतना भी बेकार नहीं था। उसने सोचा था कि सभी सीनियर बेकार होते हैं, पर ये उतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब है।
नाइल अजीब सी बातें करते हुए कहता है कि ब्रोकली इस दुनिया से गायब क्यों नहीं हो जाती। तभी चार्लोट वहां आती है और माफी मांगते हुए उनके साथ डिनर पर बैठ जाती है। हेलमेट नोटिस करता है कि चार्लोट उसकी उम्मीद से जल्दी वापस आ गई, पर उसके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं और वो बहुत ही परेशान लग रही है। हेलमेट खाना खाते हुए उससे सीधे कहता है कि अगर उसे कुछ कहना है तो वो कह सकती है। चार्लोट बहुत ही सीरियस होकर हेलमेट को बताती है कि उसे इस बात की बहुत चिंता है, कहीं उसकी किसी वजह से हेलमेट का मौका खराब ना हो जाए। वो हेलमेट को वार्निंग देती है कि अगर उसे किसी स्काउट के नाम पर कोई अनजान शख्स अप्रोच करे तो वो बहुत सावधान रहे। उनके इंटेंशंस ठीक नहीं होंगे और ये उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। वो हेलमेट की परवाह करती थी, इसलिए वो ये बात उन्हें बताए बिना ही नहीं रह सकी। हेलमेट चुपचाप उसकी बात सुनता है। वो सिचुएशन को समझ जाता है कि जरूर चार्लोट के पास कोई ऐसी मजबूरी है जो वो किसी को खुलकर नहीं बता सकती। वो उसकी इस वार्निंग की इज्जत करते हुए और शांति से हाँ बोलकर उसकी बात मान लेता है। लंबी मंजिल तय करने के बाद इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि उन्होंने आखिर लेटोना पहुंचकर सफर खत्म कर लिया है। लेटोना रिनोसा ड्यूकडोम की कैपिटल थी और वहीं टूर्नामेंट होने वाला था। दूसरी तरफ एक शानदार कमरे में मिखाइल अपने बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ था। वो बुरी तरह खांस रहा था। उसके बटलर रॉबर्ट उसे मैरीगोल्ड टी लेकर देता है। मिखाइल टी की खुशबू की तारीफ करता है और उसके बाद रॉबर्ट से पूछता है कि क्या उसने उस शख्स को ढूंढा जिसके बारे में उसने कहा था। रॉबर्ट अफसोस के साथ बताता है कि टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स में हाइड नाम का कोई भी शख्स नहीं है। मिखाइल को इस बात पर बिल्कुल हैरानी नहीं होती। वो खुद से सोचता है कि इतनी जबरदस्त तलवार चलाने वाला इतना अनजान कैसे हो सकता है। वो समझ जाता है कि हाइड जरूर एक नकली नाम और डिस्गाइज था, पर उसको पूरा यकीन था कि वो शख्स किसी न किसी एकेडमी का स्टूडेंट होगा, जब तक कि वो वहां भी अपनी ताकत छिपा कर नहीं रख रहा हो। उसे पता था कि वो इस टूर्नामेंट में जरूर हिस्सा लेगा, पर मिखाइल को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस बात का था कि ऐसे नाजुक वक्त पर जब उसे सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए था, वो इस बुरी हालत में बीमार पड़ा है। रॉबर्ट उसे आराम करने को कहता है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। मिखाइल उम्मीद करता है कि वो ठीक हो जाएगा और सोचता है कि हाइड भले ही अपना भेष बदल ले, पर वो उसकी तलवार चलाने का तरीका देखकर उसे टूर्नामेंट तुरंत पहचान लेगा। वहीं हेलमेट एक दुकान पर नई तलवार खरीद रहा था। तलवार चेक करते हुए वो उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड होता है। दुकानदार उसे पूछता है कि क्या वो स्टूडेंट है और टूर्नामेंट में भाग ले रहा है, जिस पर हेलमेट साफ इनकार कर देता है। हेलमेट खुद से सोचता है कि उसने ये तलवार सिर्फ प्रैक्टिस के लिए खरीदी है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एक सच्चे स्पोर्ट्समैन की आइडेंटिटी उसकी तलवार से पता लग जाती है। उसे अपनी पिछली कन्वर्सेशन याद आती है जहां आलिया ने उससे बताया था कि 2 हाई प्रीस्ट भी रिनोसा आने वाले हैं। उनका बहाना टूर्नामेंट ऑब्जर्व करना था, पर असल में वो बेडेन वालों पर नजर रखना चाहते थे। इस खबर ने हेलमेट को और भी ज्यादा सावधान कर दिया था। हेलमेट जानता था कि हाइड और डिवाइन स्पोर्ट्समैन के डिसाइपल वाली आइडेंटिटी छिपाना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए उसने जानबूझकर एक ऐसी तलवार चुनी जिसका शेप और स्टाइल डेरियन की तलवार से बिल्कुल अलग था। तलवार बदलने से तलवार चलाने का तरीका भी बदल जाता है और हेलमेट को उम्मीद थी कि लोअर ग्रेड डिवीजन यानी फर्स्ट ईयर कंपटीशन के लिए इतनी डिस्गाइज काफी रहेगी। हेलमेट अपने कमरे में वापस आकर सोचता है कि टेम्पल को अभी तक उसके हाई प्रीस्ट की मौत से जुड़े होने का पता नहीं है। प्रीस्ट का आना शायद पॉलिटिकल रीजन से हो, पर वो रिस्क नहीं ले सकता। अपनी सेफ्टी के लिए वो अपनी मैजिकल कम्युनिकेशन ऑर्ब निकालता है और ब्लैक हॉक गैंग से कांटेक्ट करता है। गैंग मेंबर से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। हेलमेट डिमांड करता है कि उसे टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट और ऑर्गेनाइजर्स की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो खासकर ब्लैक विंग नाइट और रिनोसा ग्रैंड ड्यूकल हाउस की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल जानकारी मांगता है। गैंग मेंबर मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसे अलग अलग जगह पंगा लेने का शौक है। हेलमेट को इस मजाक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। गैंग मेंबर उसे कोट पूछता है और हेलमेट सही कोट द ईगल्स टैलेंट्स डू नॉट मिस देयर प्रे बताता है। उनकी डील तय होती है और वो एक हफ्ते बाद मिलने का फैसला करते हैं। हेलमेट सोचता है कि टूर्नामेंट में जीतना तो उसने पहले ही छोड़ दिया था जब उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाने का तय किया था। अब उसका फोकस सिर्फ प्रीलिम्स हारकर चुपचाप बाहर निकलने का था। कोर्टयार्ड में ग्रेटा एकेडमी के इंस्ट्रक्टर एलन अपनी बातचीत कर रहे थे। तभी वहां ऑली नाम का एक शख्स आता है। ऑली खुद को मैथेसिस एकेडमी का नया स्पोर्ट्समैनशिप इंस्ट्रक्टर बताता है। वो दिखावे की दोस्ती दिखाते हुए एलन को ग्रीट करता है, पर एलन उसके इरादे भाप जाता है और सीधा पूछता है कि क्या उसे सिर्फ ग्रीट करना था। ऑली असली बात पर आता है और रिक्वेस्ट करता है कि टूर्नामेंट से पहले ग्रेटा और मैथेसिस एकेडमी के स्टूडेंट्स के बीच एक पारिंग मैच रखना चाहिए। वो इस बात पर जोर देता है कि कैरियज में बैठकर स्टूडेंट्स थक गए होंगे, इसलिए स्पारिंग से उनका अच्छा वार्म अप होगा। साथ ही वो थोड़ा
थोड़ा घमंड में ये भी जोड़ता है कि मैथेसिस एकेडमी का स्पोर्ट्समैनशिप डिपार्टमेंट बेस्ट है, इसलिए ग्रेटा के बच्चों के लिए एक अच्छा मौका होगा सीखने के लिए। एलन इस बात को डायरेक्टली मना नहीं करता, पर कहता है कि वो पहले अपने स्टूडेंट से पूछेगा। पर तभी ऑली एक शर्त रखता है कि ये स्पारिंग स्ट्रिक्टली सिर्फ उन दोनों एकेडमीज के बीच होनी चाहिए और रॉयल एकेडमी को इससे बाहर रखना चाहिए। एलन तुरंत समझ जाता है कि ऑली के इस ऑफर के पीछे कोई ना कोई गलत इरादा है। वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ग्रेटा एकेडमी किसी ऐसी स्पारिंग का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें एक साइड को अकेला छोड़ दिया जाए। ऑली अपनी असली औकात पर आते हुए ताना मारता है कि वो रोयन एकेडमी को तो ऐसा ऑफर कभी देगा ही नहीं। एलन गुस्से में पूछता है कि इस बात से क्या मतलब है उसका। ऑली नीचे दिखाते हुए वहां के माहौल में थोड़ा जहर घोलता है और कहता है कि इसका सीधा मतलब ये है कि ग्रेटा एकेडमी इस काबिल नहीं कि उस पर ध्यान भी दिया जाए। एलन सीरियस टोन में ऑली से कहता है कि उसकी इस बात का सीधा मतलब यही निकल रहा है और ऑली बड़े घमंड से एलन की आंखों में देखते हुए कहता है, तो क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? बेडेन एक ऐसा शहर था जहाँ पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बेहतरीन और हुनरमंद लोग जमा होते थे और इन सब के बीच मैथेसिस एकेडमी अपना स्पोर्ट्समैनशिप के लिए सबसे ज्यादा मशहूर थी। अगर ग्रेट एकेडमी को एक ऐसी लाइब्रेरी माना जाए जहाँ से बेहतरीन मेजेस पैदा होते हैं, तो मैथेसिस को वो क्रेडल माना जाता था जहाँ महान योद्धा वॉरियर्स तैयार होते थे। ग्रेटा का स्पोर्ट्समैनशिप डिपार्टमेंट शायद इसलिए थोड़ा कमजोर लगता है क्योंकि उनका मैजिक डिपार्टमेंट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उनके आगे सब फीके लगते थे। पर दूसरा बड़ा कारण ये भी था कि मैथेसिस एकेडमी का रुतबा और ताकत ही इतनी बड़ी थी कि उनके आगे ग्रेटा का स्पोर्ट्समैनशिप थोड़ा दबा हुआ लगता था। सीन वापस इंस्ट्रक्टर एलन पर आता है जो ऑली की चोट करने वाली बात पर काफी गुस्सा थे। वो खुद से सोचते हैं कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट से पहले आमतौर पर एकेडमीज के बीच थोड़ा बहुत माइंड गेम्स और छेड़छाड़ चलती है। अगर बात वहीं तक रहती तो वो इस बात को नजरअंदाज कर देते, पर ऑली ने जिस तरीके से डायरेक्ट और खुलेआम ग्रेटा एकेडमी की बेइज्जती करके उन्हें उकसाया था, वो हद पार कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक इंस्ट्रक्टर खुद ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। एलन को लगता है कि थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छा होता है, पर जब ये फाइटिंग स्पिरिट जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये सिर्फ बेकार के झगड़े और नुकसान को जन्म देता है। वो तय करते हैं कि ऑली की बात को वहीं रोककर आगे बढ़ना ही सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा और सोचते हैं कि पता नहीं मैथेसिस अपने फ्रेशमैन को क्या सिखाता है। वहीं दूसरी तरफ हेलमेट उस मेंशन में टहल रहा होता है। वो खुद को समझाता है कि उसने ऑलरेडी अपना प्लान बना लिया है, टूर्नामेंट में कैजुअली पार्टिसिपेट करके ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाना ताकि उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहे। लेकिन ये प्लान इतना आसान नहीं था। अगर वो नेचुरली विथड्रॉ करने में थोड़ी भी गलती करता है या दिखाता है कि वो किसी से डर कर या जानबूझकर भाग रहा है, तो लोग उस पर और ज्यादा शक करेंगे। वो समझता है कि बिना शक के चुपचाप हटने के लिए उसे एक बहुत ही परफेक्ट और नेचुरल सा बहाना ढूंढना पड़ेगा। तभी हेलमेट के कानों में बाहर से कुछ तेज आवाजें और झगड़े का शोर पड़ता है। वो रियलाइज करता है कि ये शोर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ से आ रहा है, इसलिए वो वहीं जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच वो देखता है कि चार्लोट का दो मैथेसिस स्टूडेंट के साथ झगड़ा हो रहा है। चार्लोट उन्हें समझा रही थी कि इस वक्त ये ट्रेनिंग ग्राउंड ग्रेटा एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए एलोकेट किया गया है, इसलिए उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। मैथेसिस स्टूडेंट का एटीट्यूड बिल्कुल बदतमीज और घमंडी था। वो चार्लोट को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा शोर मचा रही है और जब उन्होंने कहा कि वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसे चुपचाप सुन लेना चाहिए था। उनका आर्ग्यूमेंट था कि वो ऑलरेडी वार्म अप कर चुके हैं और दूसरी जगह उनके लिए थोड़ा अजीब होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि ग्रेटा वाले कल सुबह अपना टाइम ले ले। चार्लोट इस बात को साफ मना करती है। उनमें से एक मैथेसिस स्टूडेंट उसे डांटते हुए कहता है कि एक फर्स्ट ईयर होने के नाते उसे अपने सीनियर्स की बात माननी चाहिए। वो ग्रेटा की अपब्रिंगिंग पर सवाल उठाते हुए कहता है कि क्या उन्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखाए जाते। हेलमेट ये सब देखकर सोचता है कि शायद इन दोनों एकेडमीज के बीच के माइंड गेम्स अब से शुरू हो चुके हैं। हेलमेट आगे बढ़ता है और उनकी बहस में शामिल होकर कहता है, ग्रेटा में बिल्कुल वही सिखाया जाता है जो अभी चार्लोट कर रही है। ऐसे घमंडी थक के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। ये सुनते ही मैथेसिस स्टूडेंट्स चिढ़ जाते हैं। हेलमेट उन्हें साफ कहता है कि अगर वो पढ़े लिखे इडियट नहीं है और आम भाषा समझते हैं तो उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। एक मैथेसिस स्टूडेंट गुस्से में पूछता है कि हेलमेट उसे क्या समझता है। हेलमेट अपना जवाब तैयार रखते हुए कहता है कि उसकी औकात सामने दिख रही है। दो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अगर एक फर्स्ट ईयर लड़की को बुली कर रहे हो तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ गुंडे ही कहलाएंगे। वो उन्हें और उकसाते हुए कहता है कि उसे लगता था उनमें टाइम सेंस नहीं है, पर उनमें बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है। इस बेइज्जती से तिलमिलाकर एक स्टूडेंट गुस्से में गाली देता है।
हेलमेट नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक असली तलवार है जो हेलमेट के उस एक्सक्यूज ढूंढने वाले प्लान के लिए एक परफेक्ट मैच कर रहा था। वो कहता है कि अगर वो सच में इतने ताकतवर है तो बकवास बंद करके फाइट में इसे सेटल करे। हेलमेट अपने आप में सोचता है कि अगर वो थोड़ी और प्रोवोकेशन करे और लड़ाई स्टार्ट कर दे तो इस फाइट में मिलने वाली छोटी मोटी इंजरीज उसके नेचुरली विड्रॉ का बेस्ट बहाना बन सकता है। वो चाहता था कि दोनों स्टूडेंट एक साथ उस पर हमला करे। इससे पहले की लड़ाई आगे बढ़ती, हेलमेट को अचानक वहाँ किसी अजीब और जानी पहचानी ऑरा का एहसास होता है। वो अपने राइट तरफ देखता है और माना के फ्लो से समझ जाता है कि प्रोफेसर ड्वेन उसे सीक्रेटली स्पाई कर रहे हैं। ड्वेन दूर चुपके से ऑब्जर्व करते हुए सोचते हैं कि शायद उनकी और हेलमेट की आंखें मिल गई। हेलमेट इरिटेटेड एक्सप्रेशन बनाता है क्योंकि वो जानता था कि लियोन वाले इंसिडेंट के बाद से प्रोफेसर उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हालांकि आलिया का आर्टिफैक्ट उसकी डिमोनिक एनर्जी न्यूट्रलाइज कर रहा था, पर एक ताकतवर और तेज नजर प्रोफेसर किसी भी तरह उसकी इंटरनल विस एनर्जी का पता लगा सकता था। हेलमेट को इस तरह दूसरों की निगाह में फाइट करना ठीक नहीं लगता। उधर मैथेसिस स्टूडेंट फाइट के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि जो हारेगा वो वहां से शांति से निकल जाएगा। पर अब हेलमेट अपना माइंड चेंज कर लेता है। उसे पीछे हटने का कोई रास्ता चाहिए था क्योंकि वो इस सर्वेलेंस में किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। तभी अचानक चार्लोट आगे आकर ऐलान करती है कि हेलमेट फाइट में नहीं पड़ेगा और वो खुद ही स्टूडेंट्स को टेक ऑन करेगी। हेलमेट ये देखकर चौंक जाता है कि आखिर इस लड़की में अचानक से इतना अग्रेसिव नेचर कहाँ से आ गया। चार्लोट अंदर ही अंदर सोचती है कि अगर हेलमेट इस लड़ाई में पड़ा तो वो पूरे मामले को किसी भयानक हादसे में बदल सकता है, इसलिए ये किसी तरह रोकना ही होगा। डुएल शुरू होते ही चार्लोट नोटिस करती है कि उस मैथेसिस स्टूडेंट की तलवार उसके नॉर्मल साइज से बहुत लंबी है। मैच शुरू होते ही स्टूडेंट एक हैवी और खतरनाक अटैक करता है जिसे चार्लोट बड़ी मुश्किल से ब्लॉक करके पीछे हटती है। वो सोचती है कि लंबी तलवार की वजह से उसके अटैक बड़े हैं जिनसे बचना थोड़ा आसान है, पर अटैक करने के लिए उसे उसके करीब जाना पड़ेगा जो उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। वो सोचती है कि अगर उसने बिना सोचे समझे करीब जाने की कोशिश करी तो वो दोबारा उसकी अटैक रेंज में फंस जाएगी। अगला अटैक और भी खतरनाक था। स्टूडेंट का ब्लेड सीधा चार्लोट के माथे के पास से गुजरता है और उसे कुछ बाल कटते हुए हल्का सा खून निकलता है, पर चार्लोट बिल्कुल नहीं डरती। वो समझ जाती है कि डुएल होने के बावजूद इस शख्स को अपनी तलवार किसी को चोट पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। स्टूडेंट अपनी तलवार को सीधा चार्लोट की गर्दन की तरफ एम करता है। ठीक उसी पल चार्लोट को सीनियर नाइल की सिखाई हुई स्ट्रेटेजी याद आती है। जब बड़ा एनिमी हो तो उसके अपर बॉडी की बजाय उसके पैरों पर एम करो। बैलेंस बिगड़ने पर सब आसान हो जाता है। जैसे ही तलवार उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब आती, चार्लोट डक करके नीचे झुक जाती है। उस अटैक को एकदम सफाई से डॉज कर लेती है जिससे दोनों मैथेसिस स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं। अगले ही सेकंड वो बड़ी तेजी से अपना काउंटर अटैक उस स्टूडेंट के एंकल पर करती है। इससे पहले कि तलवार वहां टच होती, वहां सडन चीख गूंजती है, रुक जाओ। इंस्ट्रक्टर एलन वहां पहुंच चुके थे और गुस्से में उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।